नमस्कार। दूरदर्शन के आप सभी हमारे दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हमारा डिजिटल लेन देन बढ़ गया है, यानी हम बैंकों से ज़्यादा जुड़ गए हैं। हर काम के लिए हम बैंक जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी हम घर बैठे ही बैंकिंग सेवा लेते हैं। ऐसे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिससे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि उनके साथ कई बार फ्रॉड हो जाते हैं। या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें बचाव करना है, यदि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये अक्सर हमारे दिमाग में बात आती है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल बिहार श्री राजेश जयकंठ जी। राजेश जयकंठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी है और लोकपाल के माध्यम से एक योजना शुरू की है जिसका नाम ही है लोकपाल 2021। इस योजना में हम जरा सा विस्तार से समझना चाहेंगे आखिर क्या है, कैसे आम लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। योजना के बारे में पहले हम जरा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी, भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021। भारतीय रिजर्व बैंक यह अपेक्षा करता है कि सभी विनियमित संस्थाएं यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ अपने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रभावी और निष्पक्ष रूप से करें। यदि किसी बैंक एनबीएफसी का कोई ग्राहक उस समाधान से संतुष्ट नहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण यानी कि अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक संरक्षण ढांचे को सशक्त बनाने तथा एक सरल एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 12 नवंबर 2021 को पूर्व की 3 योजनाओं को एकीकृत करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS की शुरुआत की गई। शिकायत निवारण से संबंधित यह योजना आम जनता के लिए बहुत सरल और सुलभ है तथा एक राष्ट्र एक लोकपाल के उद्देश्य से प्रेरित है। इस योजना में सिंगल रेफरेंस पॉइंट तथा शिकायतों से संबंधित एंड टू एंड सूचना भी उपलब्ध है। साथ ही दिनांक 1 सितंबर 2022 से क्रेडिट सूचना कंपनियों यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने वाले ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर पर आकलन करने के लिए एक तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा पूरे राष्ट्र में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि का स्तर लगभग 60% है। दिनांक 15 मार्च 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल द्वारा मीडिया से बातचीत के माध्यम से ओम्बड्समैन स्पीक कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि वे सुदूर क्षेत्रों और वहां के लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS की बारीकियों से अवगत करा सकें। यह भारतीय रिजर्व बैंक और उसके विनियमित संस्थाओं की शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाने तथा उनके ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक पहल है। यह डिजिटल धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और उचित सामान्य सुरक्षा के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के सशक्त क्षेत्र के अंतर्गत लोकपाल बिहार इस योजना से संबंधित आम जनता के सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही लोकपाल जनता से आग्रह करते हैं कि ये विनियमित संस्थाओं द्वारा उनकी शिकायतें के असंतोषजनक समाधान के विरुद्ध एक साधन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं। जयकंठ साहब, ये तय है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 21 का जो लोकपाल बिहार का जो क्षेत्र है, इसके तहत आप ये सुविधा दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे जो सवाल करेंगे उसके सवाल के आप जवाब देंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, यानी लोगों तक पहुंचने की RBI की एक कोशिश है लोकपाल एकीकृत योजना 21 के जरिए। तो मैं ज़रा सा ये समझना चाहता हूँ आपसे, अब सीधे मैं ये आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या इसमें
जो ये जो योजना है एकीकृत लोकपाल योजना 2021, इसके तहत सभी विनियमित संस्थाओं को शामिल किया गया है या फिर अलग अलग वो काम करेंगे, कैसे करेंगे? रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 में सभी वाणिज्यिक बैंक, ऑल एनबीएफसीज जो कि ऑथराइज्ड हैं डिपॉजिट्स लेने के लिए और जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे अधिक है, साथ ही भुगतान प्रणाली प्रतिभागी यानी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, अधिकांश प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक यानी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और साथ ही साख सूचना कंपनियां यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी शामिल हैं। यानी सभी बैंक इसमें शामिल हैं, सभी जितने वाणिज्यिक बैंक हैं और भी जितनी अथॉरिटी है सब है। ज़रा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 2021 और जो एजीआर है फ्रेमवर्क, वो उसके क्या क्या लाभ हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति को केंद्रीकृत किया है, इसके दायरे में और अधिक विनियमित संस्थाओं को लाया गया है, शिकायतों के सीमित आधार और लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर को समाप्त कर दिया है और अब सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को RBIOS के तहत शामिल किया गया है। शिकायतकर्ता रेगुलेटेड एंटिटीज़ के विरुद्ध CMS पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर 24/7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है या CRPC को ईमेल या भौतिक शिकायत भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि और अन्य लाभ निम्नानुसार हैं। CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। CMS पोर्टल CRPC पर शिकायत देश में कहीं से भी कोई शिकायतकर्ता दर्ज कर सकता है। देश में कहीं से भी भौतिक ईमेल शिकायतें दर्ज करने के लिए एक पता और एक ईमेल बनाया गया है। रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंप्लेंट थ्रू SMS ईमेल आफ्टर लॉजिंग ऑफ ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू पोर्टल ईमेल, यानी कि आप जब शिकायत करते हैं उसके बाद आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा आपके मेल पे या SMS के द्वारा। इसके अलावा शिकायत की स्थिति हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। साथ ही CMS पर ही अतिरिक्त दस्तावेज़ों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा यानी अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब आपकी शिकायत पर कोई निर्णय हो जाता है और समाधान किया जाता है तो उसकी सूचना देने के लिए एक डिटेल्ड क्लोजर लेटर भी ग्राहकों को भेजा जाता है। जी, बहुत विस्तार से आपने बातें कही। दो चीज़ों को जरा समझना चाहेंगे। आपने एक चर्चा की केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, ये क्या है, इसके बारे में जरा सा हम समझना चाहेंगे आपसे। भौतिक माध्यम यानी कि पत्र या डाक से शिकायत प्राप्त करने के लिए RBI चंडीगढ़ में केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र यानी सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। CRPC इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने के बाद इसे CMS पर अपलोड करता है, जिसके बाद में निवारण हेतु RBI लोकपाल या CEPC के कार्यालयों को आवंटित किया जाता है। RBI से अगर हमें संपर्क करना हो, हमें मतलब किसी भी हमारे देश के नागरिक को, बिहार के, विशेषकर बिहार के लोगों को, तो क्या संपर्क केंद्र है और फिर शिकायतकर्ता इसका उपयोग कैसे कर सकता है? कैसे हम आपसे कोई बात कह सकते हैं कि हमको ये समस्या है? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि RBI का संपर्क केंद्र एक ऐसा मंच है जहाँ शिकायतकर्ता RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण यानी कि ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल तंत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए RBI तक पहुंच सकता है, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया या सहायता प्राप्त कर सकता है और RBI के पास दर्ज शिकायत की स्थिति का पता लगा सकता है। साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि एक टोल फ्री नंबर है 14448, इस पर IVRS यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम 24/7 उपलब्ध है,
जबकि अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में संपर्क केंद्र कर्मियों से बात करने की सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवस और 10 क्षेत्रीय भाषाओं, बताना चाहूँगा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल में बात करने की भी सुविधा सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक उपलब्ध है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आरबीआई ये जो एकीकृत लोकपाल योजना है 21, उसके तहत हम शिकायत दर्ज करने की किन प्रक्रियाओं को अपनाएं ताकि हम आपसे सीधे जुड़ सके, शिकायत कर सकें? देखिए, शिकायत मुख्यतः 3 तरीके से दर्ज की जा सकती है। सबसे आसान और सरल तरीका है, जो व्यक्ति ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उनके लिए आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली CMS पोर्टल यानी कि https://cms.rbi.org.in के माध्यम से। दूसरा तरीका है, जो लोग ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते हैं वो भौतिक रूप से पत्र या पोस्ट के माध्यम से CRPC 4th फ्लोर, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़, पिन कोड 160017 को पत्र देकर, और तीसरा एक ईमेल का भी ज़रिया है जो कि संपूर्ण भारत के लिए एक ईमेल है, उसे नोट करें crpc@rbi.org.in। जी, यानी कि कहीं से भी बैठकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डाक से भी कर सकते हैं और वेब पोर्टल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये तो हुई हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब हम जरा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हम कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं? जी हाँ, शिकायतकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि यानी कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अधिवक्ता नहीं हो सकते हैं, के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती हैं। जी, यानी कि हम किसी प्रतिनिधि के ज़रिए भी, एडवोकेट ना हो, उनसे हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई शिकायत करने की या क्षतिपूर्ति में शामिल कोई राशि की मौद्रिक सीमा भी है जिसको हम स्वीकृत करते हैं या फिर अस्वीकृत करते हैं? विवादित लेन देन की राशि जिसके लिए RBIOS 2021 के तहत शिकायत की जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि RBIOS के अंतर्गत केवल वही शिकायतें स्वीकार्य हैं जिनमें शिकायतकर्ता को RE की यानी रेगुलेटेड एंटिटी की वजह से होने वाली किसी भी हानि के लिए मांगी गई क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन 20 लाख या उससे कम है। अगर इससे ज़्यादा कंपेंसेशन शिकायतकर्ता मांगता है तो शिकायत रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा योजना में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न यानी कि मेंटल हैरेसमेंट के एवज में लोकपाल 1 लाख तक की क्षतिपूर्ति दे सकता है, लेकिन यह केस टू केस वैरी कर सकता है। तो क्या मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए भी क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। शिकायतकर्ता के समय की हानि, किए गए व्यय यानी एक्सपेंसेस और शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न यानी कि मेंटल हैरेसमेंट के एवज में लोकपाल शिकायतकर्ता को 1 लाख तक की क्षतिपूर्ति दे सकता है। यदि रेगुलेटेड एंट्री आरबीआई लोकपाल के निर्णय का अनुपालन नहीं करती है या अनुपालन में देरी करती है तो क्या होगा? देखिए, सेवा में स्पष्ट कमियां होने पर लोकपाल एक अधिनिर्णय यानी कि अवार्ड पारित कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा अधिनिर्णय यानी कि अवार्ड स्वीकार करने के 30 दिन के भीतर यदि रेगुलेटेड एंटिटी ने कोई अपील दायर न की है तो रेगुलेटेड एंटिटी को अवार्ड का अनुपालन करना होगा। यदि आरबीआई लोकपाल द्वारा असंतोष निर्णय दिए जाने पर क्या कोई और उपाय उपलब्ध है? हाँ, RBIOS के अपीलीय खंडों यानी अपीलेबल क्लॉजेस के तहत बंद शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता तथा RE के लिए अपील का प्रावधान है। बताना चाहूँगा कि अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियाँ योजना को कार्यान्वित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के पास निहित होती हैं, यानी कि हमारा जो CEPD ऑफिस, जो सेंट्रल ऑफिस है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास ये पावर है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा सभी दर्शकों की जानकारी के लिए कि उनका पता कृपया नोट करें।
इनका पता है अपीलीय प्राधिकारी, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रथम तल, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001। एक और सरल तरीका है जिसके द्वारा आप अपील कर सकते हैं, वो CMS पोर्टल पर जाके https://cms.rbi.org.in के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ईमेल भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, aos@rbi.org.in पर भी मेल द्वारा आप अपील भेज सकते हैं। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अतिरिक्त यदि शिकायतकर्ता लोकपाल द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए कानून के अनुसार अन्य उपाय या उपलब्ध उपचारों का पता लगाने के लिए वे स्वतंत्र हैं और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जरा सा ये जानना चाहेंगे कि बाई द वे मैंने अपील की, किसी कारण शिकायत दर्ज कराई, शिकायत वापस लेने की कभी बार स्थिति आ जाती है कि मेरी समस्या का निदान हो गया, तो क्या हम शिकायत वापस ले सकते हैं? हाँ, योजना के तहत शिकायत प्रबंध प्रणाली पोर्टल, जिसके बारे में मैंने चर्चा पहले भी की है, यानी कि https://cms.rbi.org.in पर शिकायत ट्रैक करें और उस टैब पर जाकर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापस ली जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत शिकायत मुझे अगर दर्ज करानी है तो कोई भाषा, किन किन भाषाओं में हम कर सकते हैं, हम जरा ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने बताया, यानी कि cms.rbi.org.in पर वर्तमान में 2 भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी में शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि पत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली भौतिक शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है। एक आपने कुछ देर पहले चर्चा की थी अल्टरनेट शिकायत निवारण AGR, उस तंत्र की उपलब्धता के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के बारे में कि लोग उसके बारे में ज़्यादा जानें, सुरक्षित बैंकिंग आचरण हम करें, यानी ग्राहक करें, यानी ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए RBI क्या उपाय कर रही है, ये ज़रा सब समझाएं। देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें CMS वेबसाइट पर उपलब्ध जागरूकता वीडियो है। इसके अलावा बी अवेयर और राजू और 40 चोर नामक शिक्षाप्रद सामग्री जैसे हमारी जन जागरूकता पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा यह भी बताना चाहूँगा आप सभी को कि जालसाजों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाता है। और RBI कहता है एक टैगलाइन के साथ आयोजित जागरूकता अभियान। इसके अलावा RBI की वेबसाइट और हमारा एक सचेत पोर्टल भी है, उस पर दर्शित जागरूकता संदेश उपलब्ध हैं आप सभी के लिए। यानी आप हर कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो और सुरक्षित लेन देन करें ताकि कम से कम उनको दिक्कतें आएँ। लेकिन यहाँ पर जरा हम ये समझना चाहेंगे कि असफल लेन देन के मामले में ग्राहकों की राशि वापस पाने में समस्याओं को सामना करना पड़ता है। क्या असफल लेन देन के मामले में धन वापस करने के समय के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, असफल लेन देन के कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितंबर 2019 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें असफल लेन देन के मामले में धन को वापस करने के लिए एक टर्न अराउंड टाइम यानी TAT निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यदि विनियमित संस्था और की ओर से धन वापस करने में देरी होती है तो परिपत्र में इस हेतु एक क्षतिपूर्ति तंत्र यानी कि कॉम्पेंसेशन पॉलिसी भी निर्धारित किया गया है। जरा हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी वाले लेन देन से हुई हानि के संबंध में RBI ने कोई अलग से या कोई दिशा निर्देश जारी किया है? जी, ग्राहकों को अपने खातों में
किसी भी अनाधिकृत लेन देन का पता चलने के तुरंत बाद बैंक को सूचित करना चाहिए। रिपोर्टिंग में देरी से उनके पैसे वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है और इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र 6 जुलाई 2017 को जारी किया है, जिसके अनुसार मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी ग्राहक की देयता शून्य होगी यदि बैंक की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही है या संबंधित प्रणाली में कमी है और ग्राहक 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है। ठीक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्राहक उन मामलों में नुकसान के लिए उत्तरदायी स्वयं होगा या ग्राहक की देयता सीमित होगी यदि नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण हुआ है, जहां उसने पेमेंट क्रेडेंशियल्स यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का या अन्य किसी इसका डिटेल्स आपने फ्रॉडस्टर के साथ साझा कर दिया है, या जब ग्राहक की ओर से इस तरह के लेन देन के बारे में बैंक को सूचित करने में 3 दिन के बाद की देरी हो जाती है। यानी ये आरबीआई ये चाहती है कि आप बस सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम को अपनाएं और कोई भी अपना जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो शेयर ना करें, जिसकी आप चर्चा बार बार विज्ञापन के जरिए मुझे लगता है आरबीआई लगातार हर चैनल के माध्यम से अखबारों में लोगों को अवेयर करने के लिए एक अभियान चला रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जरा समझना चाहेंगे कि वर्तमान में ग्राहकों द्वारा जो बैंकिंग के डिजिटल माध्यमों के उपयोग में काफ़ी वृद्धि हो गई है, ये हम सब चारों देख रहे हैं चारों ओर, पर इस वृद्धि के साथ एक धोखाधड़ी भी एक चिंता का विषय है हम सब के लिए, आपके लिए भी। इस संबंध में यदि ग्राहकों को क्या क्या प्रमुख सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस बारे में हम जरा सा आपसे क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए ध्रुव जी, यह आपका यह प्रश्न बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना आज के ग्राहकों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इनसे संबंधित कुछ मुख्य व्यवहार और सावधानियां मैं आप सबको इस फोरम के माध्यम से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, कभी भी अपना खाता विवरण जैसे खाता संख्या, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि आपके पास कोई फ़ोन कॉल, ईमेल, एसएमएस के माध्यम से केवाईसी को अपडेट करने के नाम पर कोई लिंक, अनजान लिंक आता है, तो कभी भी इन पर क्लिक ना करें, क्योंकि जालसाजों द्वारा बताए गए किसी भी अनजान ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड ना करें, क्योंकि ऐसे ऐप आपके गोपनीय डेटा का रिमोट एक्सेस फ्रॉडस्टर को प्रदान कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे। इस बात की भी को हमेशा ध्यान रखिए कि पैसे की प्राप्ति से जुड़े लेन देन में बार कोड, क्यूआर कोड को स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पेमेंट रिसीव करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तभी ऐसे बार कोड को स्कैन करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि गूगल या किसी अन्य वेबसाइट पर जाकर आप बैंक के टोल फ्री नंबर को सर्च ना करें, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई डुप्लीकेट जाली नंबर दिया रहता है और उसके आप क्लिक करेंगे या उस फ़ोन पर आप बात करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे या फ़ोन पर बात करेंगे, तो आपके खाते से फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि विनियमित संस्था के ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका टोल फ्री नंबर उपलब्ध है और उन्हीं को कांटेक्ट करें आप अपना जो भी समस्या है उसको बताने के लिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल अक्सर होता है कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाके कहीं से भी नंबर ले लेते हैं, वो उसमें फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी हमेशा हमको ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमको कोई नंबर चाहिए या फिर लिंक चाहिए, जो भी हो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हम आपसे राजेश जी ये जानना चाहेंगे कि हमारे बैंक में आजकल घर बैठे लोगों को काम करने में सुविधा हो गई है और वरिष्ठ नागरिक भी इसका लाभ ले रहे हैं, तो क्या
आरबीआई वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसकी ओर से किए जाने की संभावना है क्या है? ये वरिष्ठ नागरिक को आप स्पेशल रिगार्ड कुछ देते हैं? आरबीआई द्वारा बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे समर्पित काउंटर अथवा वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने वाले काउंटर उपलब्ध कराएं। साथ ही वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को वर्ष में एक बार, बेहतर होगा अप्रैल माह में, फॉर्म 15G या 15H प्रदान करें। साथ ही बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि ऐसे ग्राहकों के परिसर आवास पर मूलभूत बैंकिंग सेवाएं यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग करें, जैसे कि रसीद देकर नकदी प्राप्त करना, खाते से आहरण के हिसाब से नकदी की सुपुर्दगी, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी, केवाईसी दस्तावेज़ और जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट की प्रस्तुति आदि प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करें, ताकि उनको डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा ये फैसिलिटीज़ प्राप्त हो सकें। यानी आपने बैंकों को खास निर्देश किए हैं कि बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए, उनके लेन देन में आप ज़्यादा सावधानी बरतें और उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो बैंक उनको दे। आपने आरबीआई ने ये निर्देश दे रखे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि समय नहीं है और बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे थे राजेश जी, लेकिन हम चूँकि समय कम है इसलिए हम चाहेंगे कम शब्दों में अगर हम फिर से अपने सभी दर्शकों को लोकपाल आरबीआई के जो आप लोकपाल बिहार हैं तो उसकी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह की बातों का ध्यान रखें बैंकीय वित्तीय लेन देन के दौरान, जिससे कम उनको मुसीबत हो, कम समस्या हो और एकदम आराम से फेयरलेस, बिना किसी डर के कि हमारे साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, वो लेन देन कर सके? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे मुख्य बात है कि अगर आप डिजिटल बैंकिंग आप अपनाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सभी लोग, बहुत सारे युवा पीढ़ी भी डिजिटल बैंकिंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ सावधानियां आप हमेशा अपने दिमाग में रखें। पहली बात है कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेमेंट क्रेडेंशियल्स का साझा नहीं करें, वरना ये फ्रॉड हो सकता है। दूसरी बात जो है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड अपने पास आप सुरक्षित रखें और इसका जो पिन नंबर है या जो सीवीवी है उसको आप कार्ड के ऊपर ना लिखें। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है कि आप जब भी, अगर आपको बैंक से कोई परेशानी है तो सर्वप्रथम आप बैंक में जाकर शिकायत करें या ऑनलाइन उनको शिकायत करें, और यदि उनके द्वारा उस शिकायत का 1 महीने के अंदर निवारण नहीं होता है तो आप हमारे कार्यालय में लिखित या फिर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि cms.rbi.org.in पोर्टल पर शिकायत करें और उस पर हम बैंकों से जवाब मांगकर उस पर शिकायत का निवारण करेंगे, और जैसा जिस माध्यम से आपने शिकायत किया है, ईमेल या फिर पोर्टल पे या फिर पत्र द्वारा, उसी माध्यम से आपको जवाब देंगे। और अंततः मैं यह बताना चाहूँगा कि आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी राजेश जी, और आपने इतने विस्तार से बातें बताई कि मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को एकदम साफ हो गया होगा, ये बात हो गई होगी कि अगर वित्तीय लेन देन में थोड़ी सावधानी बरते तो कहीं दिक्कत नहीं होगी और हमें कम से कम लोकपाल आरबीआई लोकपाल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और दर्शकों को इस बात के लिए सचेत करता हूं कि आरबीआई ने जो आपके लिए दिशा निर्देश दिए हैं, बैंकों को सुरक्षित बनाने के लिए लेन देन को, उस पर अनुपालन करें, यानी अलर्ट मोड में रहें और कभी भी लापरवाही न बरतें। आपका हम अपने सभी दर्शकों की ओर से धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी आरबीआई लोकपाल बिहार के रूप में। तो चलते चलते पुनः राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव जी।